हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट ट्रेडर। आज मैं आप सबके लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन पर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूँ। यह वीडियो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है और किस केस में आपको डिमांड जोन पर बाई करना है और किस केस में आपको डिमांड जोन को इग्नोर करना है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन का ट्रांजिशन कैसे होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जहां पर मैं डेली इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड चार्ट पैटर्न्स शेयर करता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चार्ट पैटर्न्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन? मार्केट में बेसिकली तीन तरीके की मूवमेंट होती है। या तो प्राइस में अपसाइड मूवमेंट होगा, या फिर प्राइस में डाउन साइड मूवमेंट होगा, या फिर प्राइस साइडवेज रहेगा। प्राइस चाहे अपसाइड मूव करे या फिर डाउन साइड मूव करे या साइडवेज रहे, इन तीनों मूवमेंट में बस दो लोगों का हाथ होता है, बायर्स एंड सेलर्स का। अगर प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। और अगर प्राइस साइडवेज मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि बायर्स एंड सेलर्स आपस में फाइट कर रहे हैं प्राइस को अपने जोन में ले जाने के लिए। लेट्स से कि प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है और हम इस जोन को डिमांड जोन कंसिडर करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए कि प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है एंड इस जोन को जहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था उसको हम सप्लाई जोन बोलेंगे। हम सब ने पढ़ा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो यह सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। मान लीजिए कि प्राइस ने पहले कभी एक सप्लाई जोन बनाया था जहां से स्टॉक में सेलिंग आई थी, तो जब प्राइस दोबारा इस सप्लाई जोन के पास आएगा तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि फिर से प्राइस में सेलिंग देखने को मिले। सिमिलरली मान लीजिए कि प्राइस ने एक पहले डिमांड जोन बनाया था, तो प्राइस जब दोबारा इस डिमांड जोन के पास आएगा तो हायर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और प्राइस फिर से अपसाइड मूव करेगा। इन सब के पीछे एक सिंपल साइकोलॉजी है। मान लीजिए कि कुछ लोगों ने इस सप्लाई जोन पर पहले सेल करा है, उनके सेल करने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके इस डिमांड जोन के पास आता है, तो अब उन्हें इस बात का डर लगेगा कि अब प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा, तो वहां पर ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और कुछ नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर इस इंतजार में होंगे कि प्राइस कब इस जोन के आसपास आए और वो बाई करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर इस जोन पे दो लोग बाई कर रहे हैं। एक तो वो सेलर्स जिन्होंने सप्लाई जोन पर सेल करा था, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी बाई पोजीशन हो रही है। और कुछ नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर जो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, तो इन सबका बाइंग जब आपस में मिलेगा तो ये स्टॉक को ऊपर ले जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कि कुछ लोगों ने पहले इस डिमांड जोन पे स्टॉक को बाई करा था, अब स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़कर इस सप्लाई जोन के पास आता है, तो वो ये देखेंगे कि ये पहले भी सप्लाई जोन था, तो यहाँ पर अपना वो प्रॉफिट बुक करेंगे। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जो अपना फ्रेश पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर दो लोग सेल कर रहे हैं। एक तो उनकी सेल पोजीशन की बनी है जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और दूसरा वो जो नए ट्रेडर्स हैं। तो इसकी वजह से प्राइस में हमें दोबारा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी होती है डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिए। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बस आपको इतना याद रखना है कि प्राइस अगर अपने प्रीवियस सप्लाई जोन या डिमांड जोन के पास जाता है तो वहां से हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस हर बार अपने डिमांड और सप्लाई जोन से बाउंस बैक करेगा ही। इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं एंड रूल्स हैं जो कि हम आगे अपने इस वीडियो में देखेंगे। सो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है एंड ये कैसे काम करता है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन समझने में आसानी होगी। ये है हमारा पहला एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर पहली बार रिजेक्ट हुआ था और दूसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था। तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो आपके हिसाब से प्राइस यहाँ से गिर जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर प्राइस पहले थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन फिर वहां से रिजेक्शन आती है। तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पर। यही डिफरेंस है सप्लाई एंड डिमांड जोन में और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में। सप्लाई एंड डिमांड एक जोन होता है, ना कि एक लाइन। सप्लाई एंड डिमांड जोन को हम सिंपली दो टच पॉइंट्स को लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये दो टच पॉइंट्स हैं, तो हम इसको लेकर के आगे अपना सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्राइस जब नेक्स्ट टाइम इस जोन के पास आएगा तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर हम दो पॉइंट्स को लेकर एक डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं और इंतजार करेंगे कि जब प्राइस तीसरी बार इस डिमांड जोन पर आएगा और कोई बुलिश कैंडल बनाए तो हम वहां पर अपनी बाइंग साइड की एंट्री बना
लेंगे। डिमांड एंड सप्लाई जोन दो तरीके का होता है, एक माइनर डिमांड एंड सप्लाई जोन होती है और दूसरी मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन होती है। ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये दोनों मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन है एंड ये माइनर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन है। जो माइनर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन होता है उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है और जो मेजर सप्लाई जोन और डिमांड जोन होती है उनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस पहली बार यहाँ से रिजेक्ट होता है और दूसरी बार प्राइस इस जोन के पास आने से पहले रिजेक्ट होता है और तीसरी बार प्राइस यहाँ फिर रिजेक्ट होता है। तो इन रिजेक्शन पॉइंट्स को लेकर के हम एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं और वेट करेंगे कि प्राइस जब नेक्स्ट टाइम इस जोन को रीच करेगा और कोई बेयरिश कैंडल बनाए तो हम यहाँ पर अपना सेल पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली हम नीचे की तरफ देख सकते हैं कि प्राइस पहली बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था और दूसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था। तो हम इन दोनों रिजेक्शन पॉइंट्स को मिला करके एक डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं और इंतजार करेंगे कि प्राइस जब तीसरी बार इस जोन के पास आएगा और कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम यहाँ पर अपना बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। एक चार्ट में कई तरीके का डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सप्लाई जोन है, ये एक डिमांड जोन है क्योंकि प्राइस यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से भी प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है। तो ये सारे डिमांड एंड सप्लाई जोन हो सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड डिमांड एंड सप्लाई जोन, यानी कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा डिमांड एंड सप्लाई जोन ट्रेड करने के लिए। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम सही रहेगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो 1 आवर, 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन किस टाइम फ्रेम पर बेस्ट काम करता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस पहली बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था और दूसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था। तो इस रिजेक्शन पॉइंट्स को टच करके हम एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं और वेट करेंगे प्राइस का इस जोन के पास आने का। जब प्राइस इस जोन के पास आता है और कोई बेयरिश कैंडल पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पर अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सप्लाई जोन 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बेस्ट तरीके से काम कर रहा है। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर पहली बार रिजेक्ट हुआ है और यहाँ दूसरी बार रिजेक्ट हुआ है और यहाँ तीसरी बार रिजेक्ट हुआ है। तो हम इन रिजेक्शन पॉइंट्स को टच करके एक सप्लाई जोन क्रिएट कर सकते हैं। जब प्राइस नेक्स्ट टाइम इस रिजेक्शन पॉइंट्स के पास आएगा और कोई बेरिश कैंडल बनाएगा तो हम अपनी सेल पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि सप्लाई जोन 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी परफेक्ट काम कर रहा है। एक और चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि प्राइस पहली बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और दूसरी बार इसी रेंज के पास से रिजेक्ट हुआ है। तो हमने एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर लिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस जब तीसरी बार आता है इस जोन के पास तो यहाँ से भी रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि प्राइस 15 मिनट चार्ट पर भी डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इस चीज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो या 15 मिनट का हो या कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, हर टाइम फ्रेम पर डिमांड एंड सप्लाई जोन परफेक्टली काम करता है। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक जोन्स, यानी कि कौन से सप्लाई जोन वीक होते हैं और कौन से सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिमिलरली कौन सा डिमांड जोन वीक होगा या फिर कौन सा डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सप्लाई जोन में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर प्राइस दोबारा इस सप्लाई जोन के पास आए तो आप कौन सा वाले चार्ट में सेल करना प्रीफर करोगे, पहले वाले में या फिर दूसरे वाले में। अगर मुझसे पूछो तो मैं ये पहले वाले सप्लाई जोन के पास सेल करना ज़्यादा प्रीफर करूंगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। इसमें रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी हैं और जो पुल बैक है वो काफी छोटा है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जब प्राइस दोबारा इस सप्लाई जोन के पास जाएगा तो यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहली कैंडल काफी बड़ी बनी है बट उसके बाद प्राइस यहाँ पर एक फिक्स रेंज में कंसोलिडेट करने लगा और टाइम काट रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स उतने स्ट्रांग नहीं है जो कि यहाँ पर सेलर्स थे। यहाँ पर प्राइस को काफी तेजी से नीचे लेकर गए और यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो जब प्राइस यहाँ पर जाएगा, इस दोबारा इस जोन के पास जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है कि यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिले। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड इन ट्रेंडिंग वर्सेस साइडवेज मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में बने हो तो आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कि प्राइस पहले से अप ट्रेंड में है और प्राइस यहाँ एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या प्रेफर करोगे? क्या आप इस रेजिस्टेंस पर सेल करना प्रेफर करोगे या फिर इस सपोर्ट पर बाई करना प्रेफर करोगे? मेरी राय मानो तो आपको इस रेजिस्टेंस पर कभी सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइस एक अप ट्रेंड में है और हम ये बात याद रखना चाहिए कि हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो हमें इस रेजिस्टेंस पर सेल करने के बजाय
हमें इस सपोर्ट पर बाई करना चाहिए। लेट्स से कि आपने यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना ली। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस ब्रेकआउट पर बाई करेंगे, जब ये प्राइस इस रेंज को ब्रेक करेगा तो कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाई करेंगे। मान लीजिए किसी रीजन से ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है और प्राइस नीचे आने लगता है, तो इस केस में क्या होगा, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पर बाई करा था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, लेकिन आप अभी भी इतना प्रॉफिट में रहोगे। तो ये फायदा है यहाँ पर सपोर्ट पर बाई करने का। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होता है। मान लीजिए कि प्राइस पहले से एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, तो आप यहाँ पर क्या प्रेफर करोगे, इस सपोर्ट जोन पर बाई करना? नहीं, मैं प्रेफर करूंगा कि जब प्राइस यहाँ से बाउंस हो और इस रेजिस्टेंस पर आए तो यहाँ पर मैं दोबारा सेल करूंगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर जब प्राइस ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पर सेल करेंगे। मान लीजिए किसी रीजन से ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है और प्राइस ऊपर जाने लगता है, तो इस केस में क्या होगा, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे सेल करा था उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो ट्रेड से निकल जाएंगे, लेकिन आप अभी भी यहाँ पर इतना प्रॉफिट में रहोगे। ये साइडवेज मार्केट का चार्ट है। साइडवेज मार्केट में आप दोनों चीज कर सकते हो, बाई एंड सेल दोनों। आप इसमें इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो कि मान लो प्राइस पहले इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है और फिर यहाँ इस सपोर्ट लेवल पर आता है, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, और जब प्राइस दोबारा इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सिमिलरली जब प्राइस इस सपोर्ट पर आए तो आप यहाँ बाई कर सकते हो और यहाँ पर अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम साइडवेज मार्केट में बाई सेल कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं और आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।